बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बूस्टर शॉट बजट में हूं साक्षी बत्रा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश का यूनियन बजट आज पेश कर दिया है। जो उम्मीदें थी आपको, जो विश लिस्ट में थी आपकी, शायद वो होम बजट की स्पीच में शायद वो ना भी हों, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इस बजट को एक फ्यूचरिस्टिक लॉन्ग टर्म विजनरी बजट के हिसाब से देख रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसे ही स्पीच शुरू की थी, उन्होंने बता दिया था कि ये जो बजट है अगले 25 साल के लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करेगा, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के साल में ये बजट प्रेजेंट हो रहा है। और अगले 25 सालों को उन्होंने अमृत काल कहा है देश के लिए, यानी कि जब तक इंडिया 100 इयर्स मनाएगा, अगले 25 साल बाद अपनी आज़ादी के, तब तक इंडिया में काफ़ी कुछ ग्रोथ को अचीव करने के लिए ये बजट डेफिनेटली प्रेजेंट किया है। देखा जाए तो की हाइलाइट्स में सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने देश की जीडीपी ग्रोथ की बात की, जो कि FY22 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में 9.2% तक की जीडीपी ग्रोथ हासिल करने में कामयाब रह सकते हैं भारत। उनका ये भी मानना है अगर इस गति से भारत आगे बढ़ता है जीडीपी में, तो FY22 में देश सबसे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला देश होगा जीडीपी के लिहाज से। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो अमृत काल है, अगले 25 वर्ष सरकार का फोकस रहेगा विमेन, यूथ और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए काम करने के लिए। सबसे ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट्स पर सरकार का फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जो कि PM गति शक्ति के तहत होगा, जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट होगी, एनर्जी ट्रांजिशन होगा, क्लाइमेट एक्शन पर फोकस होगा और इन्वेस्टमेंट्स के फाइनेंसिंग पर भी काफ़ी फोकस होगा। उनका ये भी मानना था कि पिछले साल की जो बजट में इनिशिएटिव्स लिए गए थे उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिली है कई सेक्टर्स को, जैसे कि स्पीडी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कोविड-19 से तो हम बाहर आए हैं, साथ ही साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथनिंग ज़रूर मिला है पिछले बजट के बाद से अब तक। उनका ये भी मानना था कि अब बजट 2022 ये फोकस करता है कि आगे जाते हुए एक मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस हो, लेकिन माइक्रो इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ हो। उनका ये भी मानना है कि आगे जाते हुए ये बजट एबिलिटीज़ ऑफ द पुअर को स्ट्रेंथन करता हुआ नजर आएगा, किसी भी चैलेंजेस को ओवरकम करने में इकोनॉमी को सहायता देगा। उनका ये भी स्ट्रेस था काफ़ी ज़्यादा कि हाउसिंग से, कुकिंग गैस से, वाटर और इंक्लूसिव पॉलिसीज से सरकार डिफरेंट सेक्टर्स को, अलग अलग वर्गों को काफ़ी एम्पावर करती हुई नज़र आ रही है। उनका ये भी मानना है कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने का एम है इस बजट द्वारा जिससे मिडिल क्लास को भी काफ़ी सहायता मिलती हुई नजर आए। PM गति शक्ति के तहत उनका ये भी मानना है कि NHAI नेटवर्क को भी 25,000 किलोमीटर्स के थ्रू बढ़ाया जाएगा साल 2022-23 में, जिससे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका अभी तक लोगों को फ़ायदा मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। उनका ये भी मानना था कि जो क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम सरकार ने कोविड-19 के बाद लॉन्च की थी, जिससे कई MSME सेक्टर्स को फ़ायदा मिला था कोविड-19 के तहत लोन्स मिलने में, जो उनके वर्किंग कैपिटल को इशू कर रहे थे, और कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन्स हुए उसके चलते उनको जो लोन्स नहीं मिल पा रहे थे उसमें उनकी काफ़ी मदद हुई। 1 लाख से ज़्यादा MSMEs को इसका फ़ायदा मिला है। ये ECLGS स्कीम जो है अब FY23 मार्च तक कंटिन्यू रहने का अनुमान है। उनका ये भी कहना था कि जो स्कीम है मौजूदा अमाउंट से 50,000 करोड़ रुपए इसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक का टोटल अमाउंट किया जाएगा, जो कि MSMEs को प्रोवाइड होगा। उनका ये भी मानना था अगर आप रेलवे सेक्टर को देखें तो 400 नई जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स के अनाउंसमेंट के लिए भी उन्होंने बात की, जो कि अगले 3 साल में आपको देखने को मिल सकती हैं। कार्गो टर्मिनल्स भी 100 की अंक उन्होंने बताया कि 100 PM शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को भी डेवलप किया जाएगा अगले 3 वर्षों में, जो कि मेट्रो सिस्टम्स को बिल्ड करने में काफ़ी मदद करते हुए नजर आएंगे। फार्म सेक्टर को भी रेल से उन्होंने लिंक करने के लिए केन बेटवा लिंक के बारे में बताया, जो कि 44,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, और इरिगेशन डेफिनेटली प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। 9 लाख हेक्टेयर्स को, फार्मर्स के लैंड्स को इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए, फार्मिंग लाइवलीहुड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, तो फार्म सेक्टर के लिए भी अनाउंसमेंट्स थे। नारी शक्ति के ऊपर काफ़ी तवज्जो थी, और हमने ये भी देखा कि इस इम्पोर्टेंस के सहित उन्होंने ये भी बताया कि 3 स्कीम्स
विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत लगातार काम करती आई हैं और इनके ऊपर आगे जाते हुए फोकस रहेगा। स्किलिंग प्रोग्राम्स को भी दोबारा रीओरिएंट किया जाएगा, जिससे स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग तीनों तरह की स्किलिंग हो सकती है। और साथ ही साथ एजुकेशन स्पेस में खास तौर पर, क्योंकि कोविड-19 के चलते एजुकेशन सेक्टर पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है, गवर्नमेंट स्कूल्स कई समय तक बंद रहे, ऐसे में डिसप्रपोर्शनली इम्पैक्ट होते हुए नजर आए। बहुत सारे स्कूल्स के ऐसे बच्चे जिनके पास कोई भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था अपनी स्टडीज़ को ऑनलाइन कंटिन्यू करने का। लेकिन दूसरी ओर अगर हम आज देखें आपको, तो देखा जाएगा कि वन क्लास वन टीवी चैनल के हिसाब से उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये जो सरकार का प्रोग्राम था, इससे आगे बढ़ाकर 12 से 200 टीवी चैनल्स को भी बढ़ाकर दिखाया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट से 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आए। सीधा तौर पर अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर की जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, इसके ऊपर भी अनाउंसमेंट थी। और पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इनेबल करता है यूथ और विमेन की लाइवलीहुड को, इसके ऊपर काफ़ी फोकस करते हुए सरकार ने बातचीत की। किसानों के लिए एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी भरा तरीके के बारे में भी सरकार ने बात की। किसान ड्रोन्स के तहत, जो कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ लैंड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स को स्प्रेड किया जा सकता है। इन सभी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा फोकस की बात हो रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने ई पासपोर्ट्स को लेकर भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि जिसको अब नई टेक्नोलॉजी के तहत चिप्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ई पासपोर्ट्स की तरह भी लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ टेलीकॉम स्पेस के लिए अब जिस तरीके से पूरा देश डेटा को इस्तेमाल कर रहा है, इसको देखते हुए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी को लेकर भी अनाउंसमेंट्स थी। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया कि साल 2022 में 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होंगे, जिससे कि 5G सर्विसेज को देश भर में रोल आउट किया जाए। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर विलेजेस में लेआउट करने के लिए भी बातचीत हो रही है, जिसे 2025 तक कंप्लीट किया जाएगा। डिफेंस क्षेत्र की अगर बात करें तो R&D के बारे में बातचीत हुई है, जो कि स्टार्टअप्स और एकेडमिया में भी फोकस किया जाएगा। इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री को इनकरेज किया जाएगा, जिससे वो डिज़ाइन ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस पे देते हुए DRDO के कंसल्टेशन में भी मदद कर पाएँ। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ और स्टार्टअप्स के लिए भी साथ में टाई अप करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर वो डिफेंस क्षेत्र के लिए डिज़ाइन और डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप देखें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर सरकार का फोकस था, जिसको उन्होंने माना है कि अब एक नए लेजिस्लेशन से बदला जाएगा, जिससे एंटरप्राइज और हब्स का डेवलपमेंट और हो पाए। ई बिल, एंड टू एंड ई बिल की फैसिलिटी के बारे में भी उन्होंने बताया और साथ ही ये भी बोला इससे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस भी हो पाएगी, बिलिंग पेमेंट आसान होती हुई नज़र आएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए उन्होंने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को ज़रूर बताया है कि इस पे फोकस रहेगा। और साथ ही साथ इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में भी उन्होंने बताया, जो फॉर्म होते हुए नज़र आएंगे। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाएगा कि वो सस्टेनेबल इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को बनाए, जिससे बैटरी और एनर्जी एज अ सर्विस को डेफिनेटली फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आए। EV इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की भी बातचीत होगी। साथ ही जो क्रिप्टो करेंसी के ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, उनकी नज़र लगी हुई थी कि शायद इस बजट में कुछ ना कुछ रेगुलेशन की बात हो कि आगे जाते हुए क्रिप्टो करेंसी एज अ स्पेस को रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेशन तो नहीं, लेकिन रिकग्निशन ज़रूर क्रिप्टो करेंसीज़ को इस बार के बजट में सरकार ने दिया है और बहुत ही कड़ा रिकग्निशन दिया है। अगर आप देखें तो सीधे तौर पर क्लियरली सरकार ने बोल दिया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जो डिजिटल एसेट्स होंगे, डिजिटली जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते हैं, इनको 30% तक के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। इनके ट्रांजैक्शन पर 1% सेस भी लगता हुआ नज़र आएगा। तो सीधे तौर पर जो भी क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए खास तौर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर थी। साथ ही सरकार ने अपनी एक डिजिटल लीगल करेंसी भी डेवलप करने की अनाउंसमेंट किया है,
जिसे डिजिटल रूपी को बनाया जाएगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसी वित्त वर्ष में बनाया जाएगा और साथ ही उनका मानना है कि ये ओवरऑल करेंसी को, रुपए को भी ई करेंसी लॉन्च करने के बाद काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, बूस्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार बढ़ चढ़ के आगे आई और उनका मानना है कि अब कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले को भी 35% तक के हिसाब से उन्होंने बढ़ाया है, 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जिसका फ़ायदा आपको आगे जाते हुए दिखेगा। अलग अलग क्षेत्रों में कैपेक्स करते हुए सरकार नजर आएगी। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर FY22 के लिए फिलहाल 40 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें से रिसीट्स मिली हैं आपको करीब 23 लाख करोड़ रुपए की। फिस्कल डेफिसिट की बात की, जो लगातार स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट ज़रूर ध्यान से देखते हैं। इस बार के लिए जो बजटेड फिस्कल डेफिसिट था वो 6.8% तक था, लेकिन सिर्फ 1 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 6.9% तक के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट आया है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बताया है कि हम फिस्कल कंसोलिडेशन के रोड मैप पर रहेंगे। अगले वित्त वर्ष के लिए उन्होंने 6.4% तक का बजटेड एस्टिमेट रखा है फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, और उसके बाद कम करते करते साल फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 4.5% तक का फिस्कल डेफिसिट रखने का उनका अनुमान है। टैक्स कॉर्नर में अगर हम बात करें तो जो एक रिलीफ उन्होंने टैक्स पेयर्स को दिया है, कोई भी रिलीफ डायरेक्ट टैक्सेशन में, इनकम टैक्स स्लैब्स में या रेट्स में कोई कमी नहीं हुई है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मान भी नहीं रहे थे कि इस बार कुछ रीजेक आएगा, लेकिन जो एक सहायता सरकार उनकी इस बजट से कर रही है कि टैक्स पेयर्स को अक्सर टैक्स फाइलिंग में कभी ना कभी गड़बड़ी हो जाती है, कुछ ना कुछ टैक्सेशन के रेंज से छूट जाता है। ऐसे में 2 साल का उनको समय दिया है, जब वो अपने पिछले 2 साल की टैक्स रिटर्न्स को दोबारा से रेक्टिफाई करके फाइल कर सकते हैं। ये एक डेफिनेटली फ़ायदेमंद खबर देखने को मिली है। इसके अलावा अर्बन कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉडर्नाइजेशन के लिए, टाउन प्लानिंग स्कीम्स के लिए काफ़ी कुछ बातचीत करते हुए वो नज़र आई। इसके अलावा जो कस्टम्स ड्यूटी में डिडक्शन हुआ है, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, ज़्यादातर सिटीजन्स का यहाँ पर फोकस रहता है। पॉलिश्ड जेम्स और डायमंड्स की जो कस्टम्स ड्यूटी है उन पे थोड़ी कटौती होगी, आपको डायमंड सस्ते मिल सकते हैं। इमिटेशन ज्वेलरी पर भी, साथ ही साथ कपड़ों पर या लेदर की आइटम्स पर भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। कुछ मोबाइल के जो आइटम्स होते हैं, मोबाइल चार्जर्स और उनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर भी कस्टम्स ड्यूटी कम की गई है, जिससे ओवरऑल मोबाइल फ़ोन्स की कॉस्ट भी थोड़ी कम हो सकती है। जो भी मोबाइल फ़ोन्स लेना चाहते हैं, नए वित्त वर्ष से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, तो ध्यान रखिए आगे जाते हुए कुछ ना कुछ आपको रियायत यहाँ पर ज़रूर मिलती हुई दिख सकती है। इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी बातचीत की यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने, और उनका मानना था कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट जहाँ पर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं, वो सभी बैंकिंग सिस्टम में आते हुए नजर आएंगे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम के तहत जोड़ा जाएगा, जिससे कि आसानी से पोस्ट ऑफिसेज और बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र, जो भी आपका अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो सकेगा, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को डेफिनेटली बढ़ावा मिलता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल देखें तो कई सेक्टर्स के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट्स फाइनेंस मिनिस्टर ने किए। डायरेक्टली आपके हाथ में पैसा नहीं दिया, जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते थे कि इस समय इकोनॉमी को नीड है कंजम्पशन बढ़ाने की, तो लिक्विडिटी अगर हाथ में आएगी तो सीधा लोग बाहर जाके खर्चा करेंगे और कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, उससे ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, हेल्थ केयर के तहत, एजुकेशन के तहत, अलग अलग क्षेत्रों के तहत सरकार ने कई ऐसी स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया है जो कि लंबे समय में ओवरऑल इकोनॉमी को सहायता देती हुई नजर आएंगी। तो ये सभी तमाम हाइलाइट्स थी आज की यूनियन बजट की। लगातार आप बिजनेस टुडे पर देख रहे हैं, टॉप इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और कॉर्पोरेट्स आपको बता रहे हैं कि इस बजट का सीधा आपकी लाइफ में क्या असर पड़ सकता है और आज के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बदलेगी। बने रहिए आप बिजनेस टुडे के साथ जानने के लिए कि इस बजट का सीधा फायदा आपको कैसे मिल रहा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।